नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मास्टर शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जिसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों हम इसको सिंधु सभ्यता को रखते हैं और इसके जो टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इस काल को हम सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी इसकी नदियां मिली हैं वो सारी अल्टीमेटली एंड में जाके वो सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, जितनी नदियों के किनारे इसके शहर बसे हुए हैं, वो सारी जो नदियाँ हैं, वो सिंधु नदी में जाके एंड में मिल जाती है। ठीक है? तो इसी वजह से इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है? इसके अलावा इसको आद्य ऐतिहासिक काल में हम इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग जो थे, वो लिखे तो हैं, कुछ-कुछ लिखे हैं, लेकिन वो हमारी समझ से बाहर है। यानी ऐसे दस्तावेज जो लिखे तो गए हैं, लेकिन वो अभी तक उसको समझा नहीं जा सका है। इसके इस काल के मानव जो हैं उनकी जो लिपि लिखी गई है, उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो इस वजह से इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और इसकी भी जितनी भी जानकारी के स्रोत हैं, वो सारे पुरातात्विक स्रोत से ही आते हैं। ठीक है? इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके बारे में बता दिए। बहुत सारे एग्ज़ामों में, स्कूल लेवल के एग्ज़ाम में और कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम में बेसिकली पूछा जाता है। इसके अलावा इसका अगर हम सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें, तो ये पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है? इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो कि भारत का वर्तमान समय में जो क्षेत्रफल है, वो है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है? यानी 1/3 से ज़्यादा जो क्षेत्रफल था, वो सिंधु सभ्यता का था। ठीक है? जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा और भारत के जम्मू कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश तक और इसके अलावा दक्षिण में मध्य प्रदेश और गुजरात तक ये फैला हुआ था। ठीक है? मोस्टली जो इसके शहर मिले हैं, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शहर जो मिले हैं, वो गुजरात से मिले हैं। ठीक है? अगर हम इसके आकार की बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था, वो था त्रिभुजाकार। ठीक है? बेसिकली हम इसको लगभग त्रिभुजाकार कह सकते हैं क्योंकि इसके कुछ शहर जो थे, वो त्रिभुज से बाहर भी थे। ठीक है? एग्ज़ैक्ट त्रिभुजाकार नहीं था, लेकिन इसको हम त्रिभुजाकार की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा इसकी जो जानकारी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी, जिसको हम मैसेंजर के नाम से याद कर सकते हैं, मैसेंजर से मैसन। ठीक है? चार्ल्स मैसन। मैसेंजर कौन होता है? जानकारी देने वाला। तो इस हिसाब से हम चार्ल्स मैसन को जानकारी देने वाला या इसकी जानकारी देने वाला बोल सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों इसका सर्वेक्षण जो था, वो जेम्स कनिंघम ने किया और इसकी खुदाई जो थी वो दयाराम साहनी ने कराई। इसके अलावा इसका नामकरण जो था वो जॉन मार्शल ने किया और सर्वाधिक शहर जो है वो गुजरात के शहर से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके इम्पोर्टेंट शहरों के बारे में देखें, तो सबसे उत्तरी में जो शहर था वो था मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। सबसे दक्षिणी में दहमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ था। सबसे पूर्वी की अगर हम बात करें तो पूर्वी में आलमगीरपुर और आलमगीरपुर जो था वो हिंडा नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि यूपी में है। इसके अलावा सूटका गिंडोर की बात करें तो वो पाकिस्तान में है। ठीक है? जो कि दास नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है? तो जो उत्तरी सीमा थी वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे बसी हुई थी। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। दक्षिणी सीमा दहमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। और पश्चिमी सीमा जो कि पाकिस्तान के सूत का गेंडोर से, ठीक है, दास नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है? इसका जो ट्रिक है वो साइड में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सम बराबर एड। ठीक है? और वही इसके नदी का ट्रिक जो है वो है डच है पर भारत में नहीं। तो भारत में नहीं है तो भारत में नहीं को काट देते हैं। ठीक है? अब स से सूत का गेंडोर जो कि पश्चिम में था, उसके नीचे द लिखा हुआ है तो द से दास्त नदी के किनारे। म से मांडा जो कि उत्तर में था, तो मांडा में जो है वो मांडा जो बसा हुआ है वो है चेनाब नदी के किनारे। इसके बाद ए से सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर बसा हुआ है हिंडा नदी के किनारे। ठीक है? और डी से दहमाबाद जो कि दक्षिण में है वो है बसा हुआ प्रवरा नदी के किनारे। इसके अलावा हम इसके प्रमुख शहरों की बात करते हैं तो प्रमुख शहरों में सबसे पहला जो शहर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने कराई। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें मिली है जिसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। जिसमें हमारी पहली चीज जो है कुम्हार का चाक, फिर अन्नागार, श्रमिक आवास। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। क्या क्या चीजें मिली है? कुम्हार का चाक, अन्नागार और श्रमिक आवास। इसका जो ट्रिक है, सबसे पहले कुम्हार जो है वो मजदूरी करेगा।
मजदूरी करने के बाद भोजन करेगा, ठीक है, खाना खाएगा, अन्न खाएगा, उसके बाद श्रमिक आवास में वो जाके आराम करे। यानी कोई भी मजदूर अपना मजदूरी करने के बाद में वो भोजन करता है, फिर आराम करता है, ठीक है। तो कुम्हार का चाक मजदूरी करने के लिए, फिर अन्नागार भोजन खाने के लिए, फिर श्रमिक आवास। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से मिली है मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति के साथ में हमें मिला है ओखली। ओखली के अलावा हमें यहाँ से मिला है ताबूत, और इसके अलावा RS-37 कब्रिस्तान। तो सबसे पहले इसका जो ट्रिक है वो हम देख लेते हैं। मातृ देवी की मूर्ति जो है वो ओखली में रख के कूच दो, ठीक है। ओखली में रख के कूच दिया, फिर उसको ताबूत में बंद किया, फिर उसको RS-37 कब्रिस्तान में दफना दिया, ठीक है। तो क्या क्या चीजें मिली हैं? मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत और RS-37 कब्रिस्तान। मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत और RS-37 कब्रिस्तान। इसके अलावा हड़प्पा से हमें हाथी का कंकाल मिला है, और इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह भी जो है वो यहीं से मिला है, ठीक है। सबसे पहला स्थल जो था वो हड़प्पा ही था, जो खोजा गया था 1921 में, ठीक है। तो इसी के नाम पे जो है इस सभ्यता का नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट शहर के बारे में देखते हैं क्या है। अगला शहर जो है हमारा वो है चौंदड़ो। चौंदड़ो से हमें बेसिकली इसके खोजकर्ता जो है वो गोपाल मजूमदार हैं, ठीक है। और यहाँ से महिलाओं के सामान मिले हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो याद कर सकते हैं आप कि महिलाओं का सामान खरीदते खरीदते आप मजदूर हो जाएंगे, ठीक है। महिलाओं का सामान खरीदते खरीदते आप मजदूर बन जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, ठीक है। तो महिलाओं का सामान मिला है यहाँ से, चौंदड़ो से, और इसकी खुदाई जो है गोपाल मजूमदार ने करी है 1931 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये पाकिस्तान के डायरेक्ट सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ, और ये एकमात्र पहला शहर था जो कि दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित का मतलब यहाँ पे कोई भी किलेबंदी नहीं करी गई थी। इसके अलावा अगर हड़प्पा सभ्यता के कोई सा भी शहर देखोगे तो सबकी किलेबंदी करी गई है, उसको चारों ओर से दीवार से घेरा गया है। लेकिन चौंदड़ जो था वो एकमात्र ऐसा शहर था जिसकी किलेबंदी नहीं करी गई थी, और ये दुर्ग रहित शहर था। इसके अलावा यहाँ से महिलाओं के मेकअप का सामान मिला है, ठीक है। मेकअप के सामान में क्या क्या चीजें मिली है? लिपस्टिक होठ पे लगाने के लिए, नेल पॉलिश रंगने के लिए, क्रीम पाउडर पुताई, ठीक है, पीओपी करने के लिए। इसके अलावा यहाँ से गुड़िया मिली है। आज के टाइम पे भी देखोगे तो कुछ कुछ लड़कियां जो है वो ना, छोटी छोटी लड़कियां, वो एक गुड़िया खरीद लेंगी और उसको फिर कपड़े पहनाएंगी और फिर उसका मेकअप वेकअप करेंगी, ठीक है। तो उसके गुण जो है, हड़प्पा सभ्यता के गुण जो है वो आज भी देखने को हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा गुड़िया के अलावा सुई धागा भी हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। कपड़े वपड़े सिलने का काम जो है मोस्टली महिलाओं को होता है, तो वो कपड़े वपड़े सिलती रहती है, तो यहाँ से सुई भी मिली है। इसके अलावा अलंकृत ईंट, यानी ईंटों पर डिजाइन बनी हुई है, डिजाइनदार ईंट जो है वो हमें यहाँ से मिली है, ठीक है। इसके अलावा बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ठीक है। अब कुत्ते का पीछा करता हुआ बिल्ली तो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये हम कैसे पता करते हैं कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता है? तो बिल्ली के पंजों के निशान आगे आगे हैं और कुत्ता उसके पीछा करता हुआ निशान जो है वो उस तरीके से मिला है, ठीक है। इसके अलावा घड़े पर पेंटिंग कलाकृति मिली है, पेंटिंग करी हुई। अब एक चीज देखिए, तो महिलाओं को पेंटिंग करने में रुचि होती है, लेकिन वो भले ही ठीक से कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे भाई इसको ठीक से करना है, ठीक से करना है। लेकिन एक बार तुम उनकी बुराई करके देखो, उनके अंदर का जानवर बाहर ना आ गया तो बोलना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कब कहाँ किस तरीके से टोकना है, ठीक है। महिलाओं के बारे में एक और चीज है, महिलाओं का जो नेचर होता है वो डोमिनेटिंग नेचर होता है, ठीक है। वो किसी को भी उनको ना सुनना तो पसंद ही नहीं है, ठीक है। वो अगर आप उनको शॉपिंग कराने ले जाओगे, ठीक है, 10,000 खर्चा करवा देंगे और फिर बोलेंगे कि यार तुमने ढंग से शॉपिंग नहीं कराई, मेरा ये सामान रह गया, मेरा वो सामान रह गया। वहीं 10,000 की जगह उनको 5,000 रुपए दो और बोलो कि आप शॉपिंग कराओ, और 5,000 में से भी एक आधा हजार बचा लेंगी, ठीक है। और फिर आपको आगे ताना मारेंगी, ठीक है, कि देखते आप होते ना तो ऐसा नहीं हो पाता, आप होते ना तो ज्यादा पैसे लग जाते, आप इतना बचा नहीं पाते, ठीक है। तो उनका डोमिनेटिंग नेचर जो है वो इस तरीके का होता है। इसके अलावा उनको ना सुनना पसंद नहीं है। एक बार मैं बैंक में गया, और बैंक में ना मेरे सामने एक महिला थी, तो पासबुक मांग रही थी। तो उसने मना कर दिया कि पासबुक नहीं है, हम आपको पासबुक नहीं देंगे।
वो कह रही हमको मना कर दिया, हमको कैसे मना कर दिया? हम कैसे मना कर सकते? यार तो कोई राष्ट्रपति है क्या? तुमको भी मना किया जा सकता है यार, ठीक है? तो यहाँ पे घड़े पर पेंटिंग मिली। इसके अलावा एक छोटा-सा शीशा मिला। आजकल देखे होंगे कि महिलाएँ जो हैं, वो ऐसे पिट्ठू वाला ऐसे छोटा-सा बैग ले लेंगी, जो हैंड बैग कहते हैं, ठीक है? उसमें से निकालेंगी छोटा-सा शीशा, ऐसे हाथ में रखेंगी, ये ले, धाए से मार देंगी, ऐसे हो गया। किसी भी ट्रेन में, चलती ट्रेन में, ठीक है? बस में, ठीक है? कहीं कार-वार में ऐसे ऐसे करते हुए देखा होगा तुमने, ठीक है? तो यहाँ पे महिलाओं के इतने सारे मेकअप के सामान मिले प्लस में सुई धागा वगैरह, ठीक है? और अलंकृत ईंट और साथ में जो अलंकृत मनका है, वो भी मिला, जिसकी वजह से हम इसको औद्योगिक शहर की संज्ञा देते हैं। ठीक है? तो पहला औद्योगिक शहर हमारा चंदोड़ था और ये पहला ऐसा शहर था, एकमात्र ऐसा शहर था, जो कि दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था। ठीक है? और महिलाओं के यहाँ पे मेकअप के सामान मिले। ठीक है? अगले शहरों के बारे में अगले कुछ और शहर हैं हमारे पास में, तो उन शहरों के बारे में जिनके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो ज़रा-सा भी अगर आपको पसंद आया हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।